धन्यवाद राजीव जी। सत्तारूढ़ दल के सबसे प्रमुख नेता और देश के प्रधानमंत्री चुनाव वाले एक राज्य में प्रचार करने नहीं जाते हैं। यह साहस नहीं बटोर पाते कि उनको प्रचार करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली सत्तारूढ़ दल के 40 उम्मीदवार नहीं मिलते। 23 उम्मीदवारों पर आपको संतोष करना पड़ता है। आपके गठबंधन का जो एक दल है मिजो नेशनल फ्रंट, उसके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, और उस राज्य में 80% से अधिक मतदान होता है। यह सामान्य बात नहीं है। मिजोरम एक अलग तरह का राज्य भी है। मिजोरम में बड़ी बड़ी रैलियां होती नहीं। वहां के सिविल सोसाइटी की बहुत जबरदस्त दखल है, और इसीलिए उस राज्य में मतदान का ही प्रतिशत बहुत बेहतर रहता है। अगर आप छत्तीसगढ़ में, जहां 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ, जहां 2018 के चुनाव में 18-19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, वहां भी अगर 76% मतदान हो रहा है, कुल मिलाकर के कम से जो घटनाएं हुई हैं वहां पे भी हिंसा की, माओवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कमोबेश पिछले अन्य चुनावों की तुलना में बहुत उस तरह की हिंसा नहीं हुई और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। बड़े पैमाने पर माओवादियों के विरोध के बावजूद लोग मतदान करने के लिए निकले, और ये इतना प्रतिशत का मतदान दो ही स्थितियों में होता है। या तो लोग सरकार को बचाना चाहते हैं या सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जब लोग सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो यह बाकायदा दिखता है, विजुअल होता है वो। आप इसको उस समय भी याद कीजिए जब पश्चिम बंगाल में लोग वामपंथियों की सरकार को हटाना चाहते थे और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आ रही थी। अब मतलब दरो दीवार पर लिखा हुआ था कि यहां क्या होने जा रहा है। आप उस चुनाव को भी याद कीजिए, क्योंकि उस चुनाव में गया था बिहार के, जब लालू जी की सरकार जा रही थी और नीतीश कुमार जी की सरकार आ रही थी। बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान किया था, और जब वो सत्ता में लाए थे नीतीश कुमार को, तब भी उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मतदान किया था। जब दोबारा उनको फिर उन्होंने सत्ता दी थी, तब भी बड़े पैमाने पर मतदान किया था। तो छत्तीसगढ़ का ये बड़े पैमाने में 75% से अधिक का मतदान यह बताता है कि सरकार को लोग वहां ला रहे हैं। ये इस आधार पे आप कह सकते हैं कि वहां पे कोई एंटी इनकम्बेंसी या उस सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल दिखाई नहीं पड़ा। जितने भी सर्वेक्षण आए, जो स्थानीय लोग हैं, जो विश्लेषक हैं, जो राजनीति को जानने समझने वाले लोग हैं, वो किसी ने ये नहीं कहा कि सरकार को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी है। खेती किसानी का वह प्रदेश है, और बघेल सरकार ने किसानों को और उनकी खेती को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा। इस देश में सर्वाधिक धान की कीमत अगर कोई राज्य दे रहा है तो वह छत्तीसगढ़ की सरकार है। पर एकड़ उपज का सर्वाधिक खरीदने वाला अगर कोई राज्य है तो वह छत्तीसगढ़ सरकार है। और यह आप इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसमें सबसे बड़ी एजेंसी है एफसीआई। उस एफसीआई को लोगों ने एक दाना नहीं बेचा वहां किसानों ने, यानी केंद्र सरकार की एजेंसी वहां खरीद नहीं कर पाई, और लोगों ने बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को अपना धान बेचा, और निजी लोग भी उसकी खरीद नहीं कर पाए। तीसरी चीज कि किसानों को मजबूत करने के लिए वहां के जो पशुओं के लिए जो गुठान का उन्होंने कार्यक्रम चलाया और जो गोबर खरीद का कार्यक्रम चलाया, यानी कि सरकार के साथ लोगों ने अपना कनेक्ट डेवलप किया, अपना कनेक्ट महसूस किया। खेती किसानी के अलावा अगर वहां उन्होंने 500 से अधिक 600 से अधिक स्कूल खोले, उसमें अंग्रेजी माध्यम के भी स्कूल अगर उन्होंने खोला, तो कौन सा ऐसा समाज है जो उसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप उनके बारे में सोचते हैं, उनकी बेहतरी के बारे में सोचते हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के बारे में आप सोचते हैं, उनके जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कोई समाज इसको स्वीकार कर देगा आपके भावनात्मक तारों से, आपके ध्रुवीकरण की राजनीति से। और पिछले 5 सालों में इस सरकार के खिलाफ वहां का जो मुख्य विपक्षी दल है वह कोई भी राजनीतिक माहौल नहीं बना पाया। अजीत जोगी जी की पार्टी थी, वो तो लगभग खत्म है। अगर मतलब आप ये मान के चला जा रहा है कि आपकी कोई ताकत नहीं रह गई। अरविंद नेताम जी की पार्टी, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। लग रहा था कि हो सकता है कुछ वो कर डालें, लेकिन वो भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो सरकार के खिलाफ अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के लोगों के मन में नाराजगी नहीं है, तो इतने ज्यादा प्रतिशत का मतदान का मतलब होता है कि लोग
किसी भी कीमत पर उस सरकार को लाना चाहते हैं। ये साफ साफ संदेश है वहां। और मणिपुर का भी संदेश यही है। मणिपुर में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां भी एक बार कांग्रेस आती है, एक बार मिजो नेशनल फ्रंट आता है, एक बार कांग्रेस आती है, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस, ये आने जाने का क्रम लगा रहता है वहां। 5 साल की सरकार वहां मिजो नेशनल फ्रंट ने चलाई है बीजेपी के साथ, हालांकि एक ही विधायक है बीजेपी के। बीजेपी की निकटता मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ है, वहां के लोगों के मन में खिलाफ है, लोगों के मन में इस पार्टी के प्रति नाराजगी है। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं मिजोरम में वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी की जो जो वहां पे रोड शो हुए, बड़ी सभाएं तो आप कर ही नहीं सकते उस राज्य में, उस रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और राहुल गांधी के साथ जुड़ने की कोशिश की। इसका एक राजनीतिक, और जो सर्वेक्षण भी आ रहे हैं उस सर्वेक्षण में बताया जा रहा है कि मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है लगभग बराबर है, लगभग बराबर की स्थिति है। और सीट की संख्या भी लोग अभी लगातार, जबकि पिछले सर्वेक्षणों की तुलना में कांग्रेस की सीटों की संख्या में लगातार वृद्धि बताई जा रही है वहां। तो वहां कांग्रेस, मिजो नेशनल फ्रंट और जेआरएम, ये तीनों मिल जेपीएम, ये तीनों लगभग पूरी दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें सत्ता के सबसे जो कांग्रेस का जो है वह एज है, जो स्थानीय लोगों का भी ये कहना है, और जो एक एंटी इनकम्बेंसी मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ है वो बताती है। अगर आप प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कल मध्य प्रदेश में भी, सीधी जिले में गए थे जी, और सीधी जिले में उन्होंने जाकर के एक उन्होंने बात कही थी कांग्रेस के बारे में, काम आधा जेब साफ करने को शिक उन्होंने बात कही थी, आधा काम जेब साफ, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था। और आप उसकी वीडियोस आप देखिए, आप प्रियंका गांधी की वीडियो दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी के भाषण का जो पब्लिक रिएक्शन है, पब्लिक का जो रिस्पॉन्ड है उनकी बातों पर, आप उसको देखिए, और जो बीजेपी नेताओं की जो भाषण है उसमें पब्लिक का रिस्पॉन्स आप देखिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ पिछले 3.5 महीनों में एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाया है, लगभग हर क्षेत्र में। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, पहले कहा जाता था कि शायद निवाड़ और मालवा के इलाके में जहां पिछली बार बीजेपी को एक अच्छा खासा समर्थन मिला था वो मिल जाए, लेकिन वो भी स्थिति लगातार कांग्रेस के पक्ष में बनती हुई दिखाई पड़ती। और आज जो प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ है इंदौर में, वह इस बात का संकेत है कि एक जन भावना कांग्रेस के पक्ष में बनी है। कांग्रेस मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में गई है और उन मुद्दों के आधार पर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया। बीजेपी अपनी बातों को न तो छत्तीसगढ़ में कह पाई और न ही वो राजस्थान में कह पा रही है। उसका जो अपना तरीका था, जो ध्रुवीकरण की राजनीति का, वही वो अपनाने का प्रयास, उनको ये लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति में वो सफल हो जाएंगे। लेकिन यह ध्रुवीकरण की राजनीति न तो कर्नाटक में सफल हुई और न हिमाचल प्रदेश में सफल हुई, और ये नहीं लगता है कि आपके हिमाचल में, मध्य प्रदेश में सफल हो पाएंगे क्योंकि जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप है, जिस तरीके के सरकार के नाकामियों के आरोप है, जो किसानों की अनदेखी का सवाल है, इन सवालों से वो पार्टी उभर नहीं पा रही है। दूसरी चीज, जो उनके आंतरिक संघर्ष है वह भी बीजेपी को कमजोर करते हैं। आप याद कीजिए, यही बीजेपी है, जब व्यापम घोटाला का मामला सामने आया था तो पूरी की पूरी पार्टी शिवराज सिंह चौहान के पीछे खड़ी थी। बिल्कुल 4-4, 5-5 जगह पर अनंत कुमार जैसे लोग और शीर्षस्थ नेता थे, वही मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े थे। आज की स्थिति यह है कि हर नेता अलग अलग बोल रहा है, और ये पार्टी ने अपनी कमजोरी तो इस आधार पर भी स्वीकार कर लिया जब वो 7 सांसदों या मंत्रियों और या राष्ट्रीय पदाधिकारियों को लेकर के आए। और उन 7 में अगर जो भी सर्वेक्षण आ रहे हैं या स्थानीय लोगों से आप बात कीजिए तो केवल कहा जा रहा है कि प्रहलाद सिंह पटेल जो अपने इलाके में थोड़ी मजबूत स्थिति में है या जीत सकते हैं, कि उनके भाई की वो सीट है, जालिम सिंह की सीट है वो, इसलिए वो जीत सकते हैं। बाकी हारी हुई सीट है मुरैना वाली, और अभी एक नया ये भी आ गया। और सोचिए कि कितना पुराना ये वीडियो है, उसमें खनिज मामलों को लेकर के बातचीत हो रही है
और आज तोमर साहब जो है कृषि मंत्री हैं, कितने समय से लोग इंतजार कर रहे होंगे कि इनके खिलाफ ये वीडियो लाया जाना है। और आप अगर जिन लोग हमारे ख्याल से पाठक जी देखे होंगे, आज तोमर साहब के लड़के में के और उस वीडियो वाले तोमर साहब के बेटे में बहुत फर्क है। आज तोमर साहब के बेटे के पास बाल नहीं है, एकदम साफ दिखाई पड़ता है वो, और ये वाले में एकदम टनाटन है बकायदे। तो ये बड़े बहुत कितने का सब पुराना ये वीडियो है और लोगों ने बड़े मौके पर निकाला। और ये मध्य प्रदेश अपनी इस तरह के वीडियोस के लिए जाना जाता है। जी बिल्कुल। राघव जी के जमाने में एक वीडियो आया था, आपको याद कीजिएगा, पाठक जी को और अच्छी तरह से याद होगा। और पार्टी के ही लोग ये काम करते हैं, कोई बाहर का नहीं है, ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पार्टी के भीतर ये काम कर रहा है। और नरेंद्र तोमर जी ने अपनी प्रतिष्ठा खोई है। ये बड़े विनम्र नेता माने जाते हैं राजीव जी। यह ग्वालियर नगर निगम के पार्षद से निकले हुए नेता है, और आज तो एक जो कनेक्ट था इनका वो बहुत ही कमजोर हुआ है। आप सतना सांसद जी के बारे में जानकारी कर लीजिए, जबलपुर सांसद जी के बारे में जानकारी कर लीजिए, आप सीधी सांसद जी के बारे में जानकारी कर लीजिए। हर जगह जबरदस्त लोगों का विरोध है, और जो वहां के स्थानीय विधायक हैं या पार्टी के सदस्य हैं उनमें वो उनकी खिलाफत कर रहे हैं। केदारनाथ शुक्ला सीधी में अनाउंस कर चुके हैं कि सर्वाधिक मतों से हारने वाली साबित होंगी रिनी पाठक सिंगरौली में, जहां के सांसद हैं वो। तो एक पूरे राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी संघर्ष है, इसको संभाल नहीं पा रही है, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका वो कनेक्ट नहीं, संभव ही नहीं है वो। और मेरा अपना मानना यह है, मेरी जो अपनी समझ है, अगर आप स्थानीय नेताओं को तरजीह नहीं देंगे तो लोग आपको तरजीह नहीं देते, उस पार्टी को लोग तरजीह देते नहीं। और इस दौर से बीजेपी गुजर रही है मध्य प्रदेश में। तो दो राज्यों में तो बीजेपी कहीं नहीं है, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मिजोरम हो, और चाहे तीसरा राज्य आप मान लीजिए छत्तीसगढ़। अब इन दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो रोज रोज नई नई कहानी लोग बनाते रहते हैं। अब जैसे राजस्थान के बारे में कहा जा रहा है, तब जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया अपने गवर्नेंस को लेके गई है, वह सबसे बड़ा इशू है, और लोगों के साथ मुद्दों के आधार पर उसने कनेक्ट किया है और लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से चुनाव